एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज के वीडियो के थंबनेल से आपको ये तो पता चल ही गया है कि आज की ये वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाली है। जी हाँ, आज मैं आपसे यही बात करने वाली हूँ कि आपका चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें एनसीईआरटी की किताबें कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये एनसीईआरटी की किताबें इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, इनको कैसे पढ़ा जाता है, इसमें ऐसा क्या है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्या है जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब भर भर के जो क्वेश्चंस आते हैं, आज उनको वन बाय वन में बात करती हूँ। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, अपनी उन बातों की तरफ जिसके लिए ये वीडियो होने वाली है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी के नाम से ही है, एनसीईआरटी की किताबें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता से पब्लिश होती हैं, उसमें जो कंटेंट होता है वो इस तरीके का होता है कि उसे हमारे इंडिया में रहने, किसी भी कोने में रहने वाला बच्चा अगर उसे पढ़ता है तो उसका बेसिक से लेकर एडवांस तक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सबका सेम लेवल पर होता है। फिर चाहे बच्चा कश्मीर का हो, चाहे फिर कन्याकुमारी का हो, एनसीईआरटी की बुक हर एक के लिए सेम रहती है। दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिया हुआ होता है वो इतना इजी लैंग्वेज में दिया होता है और बेसिक से शुरू होता है और एडवांस तक जाता है, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट की समझ है वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, हमारा फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाता है कि उस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग फिर कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, फिर चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपसे जीएस पूछा जाता है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर ले जाते हो। शायद यही रीज़न है, शायद क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से चाहे फिर कोई भी टॉपर हो, कोई भी एजुकेटर हो, मेंटोर हो, ट्यूटर हो या कोई भी हो, हर एक इंसान की पहली पसंद होती है कि आपको कुछ भी करने से पहले एनसीईआरटी की किताबें बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो अब एनसीईआरटी की किताबों में जो कंटेंट होता है उसका कैसे हम लोग उसे कर सकते हैं या एनसीईआरटी की किताबें कैसे पढ़ी जाती हैं उस पर बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब की एनसीईआरटी की किताबें कैसे पढ़ी जाती हैं। तो एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने का बेस्ट मेथड जो होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि बेस्ट मेथड होता है उसका, जब भी आप किसी भी क्लास की, किसी भी सब्जेक्ट की जो भी बुक आपने उठाई है, सबसे पहले उस बुक का कंटेंट पढ़िए और फिर उस कंटेंट के हिसाब से जब आप पहला चैप्टर खोलते हैं तो उस पहले चैप्टर को बिना किसी अंडरलाइन किए, बिना कुछ हाईलाइट किए नॉर्मली उसको पढ़ लेना है। जैसे हम एक नॉवल की रीडिंग देते हैं ना, उसी तरीके से उसको पढ़ना है। उसमें ना हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पहली बार में अंडरलाइन कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे तो वो हम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, तो ये नहीं करना होता। पहली रीडिंग हमने ले ली, जब हम दूसरी रीडिंग लेने के लिए लगते हैं, दूसरा रीडिंग लेने के लिए क्या तो आप तुरंत ले सकते हैं या थोड़ा अपने दिमाग को शांत करिए। जैसे साइकोलॉजिकल होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का जो टाइम पीरियड होता है उसमें कुछ मेथड होते हैं, तो उसमें टाइम पॉज मेथड भी एक आता है कि आपने जो पढ़ा उसमें थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि जो आपका माइंड है उसको प्रोसेस कर ले जो आपने पढ़ा था। जब दोबारा रीडिंग लेंगे तो आपका माइंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर थी वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा समझने में। तो जब हमने टाइम पीरियड ले लिया, एक इंटरवल ले लिया, उसके बाद उसको रिवाइज़ करने बैठे तो उस टाइम पे हमारे हाथ में पेंसिल या कुछ भी, पेन, नोटबुक जो भी है हमारे पास होनी चाहिए। सजेशन तो यही है कि उस टाइम में अपनी नोटबुक में ही जो आपकी बुक पढ़ रहे हो आप वहीं पर आप अंडरलाइन करिए। सपोज मैं इसको एक एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं, जैसे मैंने 9th क्लास की बुक उठाई और मेरे हाथ में वो सोशल साइंस में से पॉलिटी की बुक उठ के आ गई। मैंने लोकतंत्र की पहले जैसे मैंने चैप्टर खोला, मुझे दिखा कि लोकतंत्र के बारे में है, तो मैंने वहाँ पर एक कीवर्ड मार्क किया लोकतंत्र। अब उसके साथ से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक है मैं वहाँ पर उसको लाइन करती जाऊँगी और वहाँ पर पॉइंट नंबर डालती जाऊँगी कि इट इज़ रिलेटेड टू लोकतंत्र, ये वाला पॉइंट भी इससे रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट भी इससे है, ये वाला पॉइंट भी इससे है। तो क्या होगा, लोकतंत्र से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट हैं, जितनी भी उसमें चीज़ें आती हैं वो सब वहाँ पर कंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, वैसे ही हमें दूसरे सब्जेक्ट के साथ में करना है। जब ये दूसरी रीडिंग के दौरान जब हमारा हो जाए
फिर तीसरी रीडिंग के लिए थोड़ा सा हमें टाइम लेना पड़ेगा। टाइम इन सेंस ये नहीं कि आधा घंटा 1 घंटे का टाइम, नहीं, आप 1 दिन का टाइम लीजिए, क्योंकि जो आपने 2 रीडिंग में लिया है अपने माइंड में उसको प्रोसेस करिए और कोशिश करिए कि जो आपने पढ़ा है, जो भी नोट आपने बनाया है उसको इमेजिन करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसकी जो पावर है ना, वो जो इमेजेस हम तैयार करते हैं, जो फ्लो चार्ट तैयार करते हैं, उसको कहते हैं माइंड की जो कैपेसिटी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम वर्ड टू वर्ड हर एक चीज़ याद रख पाएँ। तो कोशिश यही करनी है कि जब हम लोग नोट्स बना रहे हैं, की नोट्स बना रहे हैं, तो उसको फ्लो चार्ट में रखें। इससे ये होगा कि जब हमारे नोट्स बनकर तैयार होंगे तो वो एक फ़्लो चार्ट में होंगे और वो फ़्लो चार्ट हमारे माइंड में ईज़िली स्टोर होता है कि जब हमारा मन करेगा उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने का तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई दूसरे वाले। उसके बाद फिर जब तीसरी रीडिंग की बात आएगी तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लेना है, उस वाला जो सेकंड रीडिंग तक हमने पढ़ा उसको प्रोसेस करना है बार बार। इससे इतना कर लेना है कि अगर कोई हमसे कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरीके से उसके बारे में पूछे तो हमें बता देना है। फिर तीसरी जब रीडिंग करने बैठते हैं तो तीसरी रीडिंग में अपने हाथ में पेन लेकर के बैठिए, या इस टाइम पर आप अपनी नोटबुक अपने हाथ में रख सकते हैं कि जो जो आपको इम्पोर्टेंट था वो तो आपने लिखा। अब आपका काम ये है कि जो इम्पोर्टेंट आपके दिमाग से छूट गया था उसको वहाँ पर कंक्लूड करना है। साथ ही यहाँ पर हमें 10:90 का रेशियो लेकर चलना है, या 20:80 का रेशियो आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप नोट्स बना रहे हों तो जो किताब में लिखा है वो उसे एज इट इज़ अपने नोट्स में उतारने की, अपनी नोटबुक उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करिए, ठीक है, कीवर्ड का इस्तेमाल करिए, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको अपनी लैंग्वेज में कम से कम वर्ड्स में ढालने की कोशिश करिए और तब अपने नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा कि जो एनसीईआरटी की किताबें अगर आप नॉर्मली देखने जाएंगे तो 6 से 10 तक की किताबों की अगर आपको मैं रेंज बताऊं तो इसमें कुछ भी नहीं तो 3500 से 4000 के करीब पेजेस है। और अगर हमने किताब के अकॉर्डिंग अपने नोटबुक बनाने शुरू कर दिए तो हमारा जो एनसीईआरटी का बल्क हमने यहाँ छोड़ा है वही बल्क हमारे टेबल पर हमारे नोट्स के रूप में तैयार हो जाएगा, और वो भी इतना हेक्टिक हो जाता है कि हम उसे रिवाइज़ नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है कि 10:90 का या 20:80 का रेशियो लेकर चलिए। इसमें ये होगा कि अगर आपने 20 पेज पढ़े हैं तो उसके नोट्स जो बनेंगे तो मुश्किल से होगा कि वो 2 पेज पे कंक्लूड हो जाए। उससे ये होगा कि जब रिवीजन का टाइम आएगा उसको हम ईजिली रिवाइज कर पाएंगे। तो ये होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट मेथड। अब ये कैसे पता लगाएं कि एनसीईआरटी तो ठीक है, अब सब कुछ उसमें बोला है कि एनसीईआरटी इतनी इम्पॉर्टेंट किताबें हैं, हर एक चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट है, तो अब ऐसे क्या पता लगाएं कि उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी टॉपिक है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और हम उसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने माइंड का थोड़ा सा इस्तेमाल करिएगा, देखिएगा कि एनसीईआरटी में जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं या डेफिनेशन होती है या कोई वर्ड होता है जिसको डिफ़ाइन क्या होता है, तो वो एनसीईआरटी के बीच में कोई एक बॉक्स में लिखी हुई होती है या फिर साइडों में बॉक्स में बने हुए होते हैं। आप उनको पढ़िए, हाईलाइट करिए और उसको अपने नोट में और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, या जो डेफिनेशन अगर किसी की है तो उसको तो आप एज इट इज़ लिखें। तो इससे क्या होगा कि जो आपके नोट्स हैं वो बहुत ही कंसाइज होंगे, ईज़िली रिवाइज़ करने के लिए हो जाएगा कि आप उसको रिवाइज़ कर पाएंगे। और फिर तीसरा इसमें आ जाता है कि जब आपके नोट्स बनकर तैयार हो गए हैं तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको एमसीक्यू मिलते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिलते हैं और जो एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज भी होती है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, आंसर लिखने की कोशिश करें। तो इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस पर हमारी समझ इतनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, इतना बढ़ जाएगी कि आपका फिर कोई भी आपसे पूछे आप उसके बारे में बता देंगे। और सबसे बेस्ट मेथड तो ये होता है कि जब आपने समझ लिया, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, तो बेस्ट होता है कि आप उसी टॉपिक को उस इंसान को समझाने की कोशिश करिए जिसने उसको नहीं पढ़ा है, या तो अपने से। अब उसमें कोई एज लिमिट या टाइम लिमिट नहीं है, उसमें मैं किसी से को अपने पढ़े हुए टॉपिक को समझा पा रही हूँ
एज के अकॉर्डिंग नहीं, अपनी नॉलेज के बेस पर अगर मैं किसी को समझा पा रही हूँ तो मैं मान सकती हूँ कि वो टॉपिक मुझे समझ आ गया है और मुझे उस पर कुछ ज़्यादा फिर इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये फील आ जाता है कि आप किसी को उतना अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, तो फिर ये कि उस एनसीईआरटी को आप दोबारा से पढ़िए। तो ये एनसीईआरटी से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट टिप्स थे, ट्रिक्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब ऐसे इन्हीं का इस्तेमाल करके आप एनसीईआरटी पढ़िए और बताइए कि इससे आपकी पढ़ाई में कितना इजाफा हुआ। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।